एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की और कुछ टॉकिंग पॉइंट्स की जो लास्ट वीक हुए हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट्स बिगिन विद द मैच रिव्यू। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी टीम की जो अब लगातार 3 मैचेस जीत गई है एंड द लास्ट 3 ऑफ देयर, मतलब 3 मैचेस जीत गई है। एक ऐसी टीम जिसको मैच में विक्ट्रीज नहीं मिल रही थी, नाउ दे हैव गॉट लॉट ऑफ विक्ट्रीज और इसी की वजह से वो अब धीरे धीरे फॉर्म में आती हुई दिख रही है। यस, वी टॉक अबाउट चेल्सी। चेल्सी सडनली फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है, ऑल्दो नॉट परफेक्ट, बट कुछ साइंस दिख रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पॉकेट्स इन गेम्स जहां पे चेल्सी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ना हो क्या रहा है कि कई बार मैच में ना कई कई मोमेंट्स में चेल्सी ना अच्छे पैटर्न ऑफ प्ले दिखा रही है, स्पेशली पिछले 2 मैचेस से। लीड्स वाली विक्ट्री तो कन्विंसिंग नहीं थी, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात भी करी थी, लेकिन जो डॉर्टमुंड वाली विक्ट्री थी जो अभी विक्ट्री मिली है लेस्टर के साथ, उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं चेल्सी के लिए। और चेल्सी अब 37 पॉइंट्स पे क्लाइम कर चुकी है और पहले पहले चेल्सी के फैंस को थोड़ा डर भी लग रहा था कि वो 40 पॉइंट्स तक कैसे पहुंचेंगे, बट नाउ इट सीम्स लाइक दे विल मैनेज टू गेट 40 पॉइंट्स। सारे प्लेयर्स फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं और अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं। नॉट टॉक अबाउट 2-3 प्लेयर्स इन जनरल। पहला, डिफेंस में जब से थियागो सिल्वा इंजर्ड हुए हैं तब से वेस्ली फोफाना आ गए हैं इंजरी के बाद और काफी अच्छे लग रहे हैं डिफेंस में। ही लुक्स लाइक समवन हु इज थ्रू एंड थ्रू चेल्सी, और उनके एटीट्यूड से और उनके परफॉर्मेंस से देखने से ऐसा लग रहा है कि दिस ही कैन बिकम अ वेरी वेरी वाइटल प्लेयर फॉर चेल्सी। चेल्सी के लिए बहुत ही वाइटल प्लेयर बन सकते हैं आने वाले टाइम्स में। नाउ अंडरस्टैंड दिस, वेस्ली फोफाना बहुत ही एक टैलेंट पूल में आए थे, टैलेंट मतलब उनकी एक बहुत ही हाई सीलिंग थी जब वो आए थे, और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एक्विजिशन हुई है, उनकी जो सीलिंग है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका गेम प्ले बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही कमांडिंग है और वो थियागो सिल्वा की कमी महसूस नहीं होने दे रहे। दूसरे प्लेयर जिनकी मैं बात करना चाहता हूं, स्पेशली ड्यूरिंग इन अटैचमेंट टू दिस मैचेस, सबसे पहले बात करूंगा बेन चिलवेल की। बेन चिलवेल इंजरी के बाद आए हैं और दोनों आए थे, बेन चिलवेल, रीस जेम्स। रीस जेम्स थोड़ा सा फिर से इंजर्ड हो गए तो उनको थोड़ा सा अभी बाहर रखा हुआ है, लेकिन बेन चिलवेल की परफॉर्मेंस है आफ्टर द इंजरी वो बहुत ही अच्छी रही है और उनके आने से एक्चुअली कुकुरेला को भी काफी बेनिफिट मिला है ना। कुकुरेला उनके आने की वजह से कभी कभी लेफ्ट हैंडेड सेंटर बैक में खेल रहे हैं, लेकिन उसमें भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, और बेन चिलवेल ने लेफ्ट बैक की या लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन संभाल ली है। हर गेम, आई थिंक दोनों गेम्स में, इंक्लूडिंग देयर द डॉर्टमुंड विक्ट्री एंड दिस लेस्टर विक्ट्री, दोनों गेम्स में बेन चिलवेल बहुत अच्छा खेले हैं। इनफैक्ट इसमें तो बेन चिलवेल ने गोल भी बहुत बढ़िया मारा है, ऑन द फुल पे वॉली मारी है, और जो कि बहुत ही बढ़िया वॉली थी। बेन चिलवेल अपनी टॉप फॉर्म में दिख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं जब से वो इंजरी से आए हैं। सो अनदर player I'm going to talk about today is basically 2 players I'm going to talk about is, सबसे पहले एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस एक और ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जिनका प्राइस टैग वर्थ दिख रहा है। द वे ही इज प्लेइंग, द वे ही इज स्प्रेडिंग द बॉल, द वे ही इज गिविंग, जो उन्होंने पास दिया था हैवर्ट्स को, जिनके बारे में मैं बात करूंगा, वो भी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया पास था जिसको हैवर्ट्स ने बहुत ही स्वीटली मार के एक बहुत ही डेलिकेट गोल किया, जो कि बड़ा मजा आया देखने में। तो एंजो फर्नांडिस बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं और एंजो फर्नांडिस का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है वो भी वेस्ली फोफाना की तरह एक बहुत ही अच्छे एक्विजिशन निकल के आएंगे इन द लॉन्ग टर्म इफ ही कंटिन्यूज टू इम्प्रूव इन दैट वे। उनकी और कोवाचिच की पार्टनरशिप भी काफी अच्छी लग रही है, और दो अभी पता नहीं है कि कोवाचिच नेक्स्ट विंडो में रहेंगे या नहीं, लेकिन उनकी और कोवाचिच की जो पार्टनरशिप है वो भी काफी अच्छी दिख रही है। इसके अलावा एक और प्लेयर की मैं बात करना चाहता हूं, वो है काई हैवर्ट्स। काई हैवर्ट्स से बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेला है, स्पेशली इन दिस टाइम। उनको काई हैवर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, स्पेशली फ्रॉम चेल्सी फैंस, फ्रॉम अदर फैंस,
फ्रॉम पंडित्स कि ये भाई ये बहुत ही सॉफ्ट प्लेयर है, बॉल को हैंडल नहीं कर पाते हैं, अभी स्ट्राइकर का रोल ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट पिछले 2 मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और एक्चुअली में ये दिखाया है कि वो ये रोल कर सकते हैं। मैं अभी भी समझता हूं कि काई हावर्ट्स का मेन रोल है नंबर 10, लेकिन एज अ 9 भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो गुड ऑन काई हावर्ट्स। काई हावर्ट्स वाज अ वेरी एक्सपेंसिव साइनिंग फॉर चेल्सी और वो उनका था कि उनको खरा उतरना है। कुछ कुछ ओकेजन में वो उतरे भी हैं, लेकिन चेल्सी फैंस वांट दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम काई हावर्ट्स मोर ऑफन देन नॉट। सो ये 3-4 प्लेयरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स निकाल के गोल करे काई हावर्ट्स ने, बेन चिलवेल ने, और दिखा दिया कि चेल्सी भी अब अच्छा खेल सकती है। इस मैच में एक और प्लेयर भी बहुत अच्छा खेले, वो थे ये आपके मुड्रिक को चांस नहीं मिल रहा था और फर्स्ट हाफ में वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन सेकेंड हाफ में मुड्रिक ने दिखा दिया कि वो भी एक टैलेंट टू लुक आउट फॉर है। कि उन्होंने जो गोल मारा और ऑफ साइड था वो बहुत ही बढ़िया और कंट्रोल गोल था। और उसके बाद जो उन्होंने पास दिया कोवाचिच को, वो भी बहुत ही बढ़िया था। तो मुड्रिक के लिए भी इवेंचुअली बहुत अच्छा गेम गया ये, एंड वी होप दैट एवरीवन होप्स, स्पेशली चेल्सी फैन होप्स, कि भाई मुड्रिक जल्दी जल्दी फॉर्म में आएंगे और आने वाले सीजन में और मैचेस में दिखाएंगे कि वो कैसे प्लेयर बन सकते हैं। सो ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। ज्यादा मतलब बहुत अच्छी तो नहीं थी, बट गुड परफॉर्मेंस, सॉलिड परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लगिश था, लेकिन सेकंड हाफ में चेल्सी ने बहुत अच्छे से उसे मैच को कंट्रोल किया, अपने गोल्स किए एंड दे वन द मैच। और दो उनसे बीच में गलती हुई जिसका लेस्टर ने फायदा नहीं उठाया, स्पेशली उनसे भी हुई थी, जॉब फिलिक्स से भी बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसकी वजह से गोल हुआ था। लेकिन ओवरऑल चेल्सी ने यह दिखा दिया कि वो बहुत अच्छा खेल रही है और धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है, और उनके जो पैटर्न ऑफ प्ले ग्राहम पॉटर दिखाना चाहते थे वो अब दिख रहा है। सो होपफुली दिस मोमेंटम कंटिन्यूज एंड चेल्सी कम्स इनटू फोरे फॉर द टॉप स्पॉट्स। तो ये थी गाइस चेल्सी की बात। हम चेल्सी से बात करेंगे एक और टीम की जो कभी अच्छा खेल रहे, कभी खराब खेल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसके साथ। मैं बात कर रहा था लिवरपूल की। आफ्टर बीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन सच अ ब्लिस्टरिंग मैनर, ठीक है, ऐसा लग रहा था लिवरपूल दोबारा फॉर्म में आ गई है और उनके सारे प्लेयर्स क्लिक होने शुरू हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, इस वीकेंड में वो हार गई। और मैं ओपोनेंट की भी बात नहीं कर रहा, ओपोनेंट ने कुछ नहीं किया, मैं भी बात कर रहा हूं लिवरपूल की। लिवरपूल एक बहुत ही अजीब सी टीम हो गई है। उनको कभी वो परफॉर्म कर रही है, कभी नहीं कर रही। इस मैच में भी ऑल्दो उन्होंने डिसेंट खेला, मतलब कुछ पैचेस में, और थोड़ा गेम भी डोमिनेट किया, लेकिन फिर वही होता है कि अगर आप गोल ना करो, अपनी चांस को कन्वर्ट ना करो, जो कि साला ने छोड़ी पेनल्टी, ऐसा होता है कि जो जो सिट बैक करती हैं टीम्स लाइक बॉर्नमथ, जो सिट बैक करती हैं टीम्स, वो क्या करती हैं, वो एक मौका ढूंढती हैं गोल करने का, और उसका जो गोल करती हैं उसके बाद वो आपको लो ब्लॉक करके दूसरा गोल नहीं करने देती। वही हुआ, लिवरपूल ने अपनी चांस नहीं ली, साला ने पेनल्टी मिस कर दी, और उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हो, एक गोल हुआ और उसके बाद जो डिफेंस हुआ उसके लिवरपूल हार गई ना। ऑल्दो लिवरपूल में बीच बीच में दिख रहे हैं पैचेस की वो कैसा कॉम्बिनेशन बनाने वाली है, क्या करेगी, लेकिन अभी भी उसको बहुत मेहनत करनी जरूरी है। यर्गन क्लॉप को अब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ नई टीम बनानी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट सीजन, और उन्हें और प्लेयर्स भी खरीदने पड़ेंगे जो उनको आगे बढ़ा पाए। इस मैच में मुझे देखने को मिला कि उनकी मिडफील्ड बहुत ही वीक है और उनको मिडफील्ड में कुछ प्लेयरों को हटाना पड़ेगा और कुछ नए इन्फ्यूजन को करना होगा। उसके अलावा डिफेंस में भी अब वैन डाइक ओल्ड होते जा रहे हैं, इतने एफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं आफ्टर हिज इंजरी, तो उनको वैन डाइक भी चेंज करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ वैन डाइक का कोई पार्टनर भी ढूंढना पड़ेगा जो उन्हें सपोर्ट कर सके और जो खुद भी वर्ल्ड क्लास हो। तो अभी उनको मिडफील्ड और डिफेंस को अपने इंप्रूव करना पड़ेगा सो दैट दे एबल टू गेट बैक टू द विनिंग फॉर्म एंड द टॉप टीम दे वर लास्ट सीजन बैक। पता नहीं ये अजीब सा चीज हो रही है, मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कि क्या हो रहा है लिवरपूल के साथ। किसी मैच में बहुत अच्छा खेल रही है, किसी मैच में बहुत खराब खेल रही है, बट दे आर स्टिल इन द मिक्स टू गेट टॉप 4। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता आगे। अभी सीजन पड़ा है, मैचेस पड़े हैं, लिवरपूल सडनली फॉर्म में आके आगे पूरा पढ़ के जीत भी सकती है। होपफुली दे विल बी बैक, they'll return and Jurgen Klopp will make sure कि लिवरपूल अपनी चांसेस ले। चांसेस लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली विद टीम्स विद लो ब्लॉक। तो इसीलिए लिवरपूल को आगे देखना
ये सब बहुत जरूरी है। तो लिवरपूल का ये टॉपसी टर्वी सीजन कंटिन्यूस, और यहां से हम आते हैं दो और टीम्स के ऊपर जिनका टॉपसी टर्वी सीजन चल रहा है। पहले हम बात करेंगे स्पर्स की, और सेकंड हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी की। मैनचेस्टर सिटी भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही है, लेकिन किसी तरीके से अपने मैच जीत के निकल जा रही है। उन्होंने आर्सेनल पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा है, और आर्सेनल के स्लिप अप का वो इंतजार कर रही है। अब वो पीछे हो चुकी है आर्सेनल से, तो कुछ कर नहीं सकती है, 5 पॉइंट्स पीछे है। वो बस वेट कर रही है कि वो अपने मैचेस जीते और आर्सेनल किसी टाइम पे स्लिप अप करे। और मैनचेस्टर सिटी में एक बहुत खास बात है कि वो एक ऐसी टीम है जो ये पहले भी कर चुकी है। सो दे हैव द स्क्वाड, दे नो कि क्या करना होता है पीछे से आके चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो दे नो दे कैन विन, एंड दे हैव द प्लेयर्स हु कैन डू इट। तो मैनचेस्टर सिटी भी अभी भी वो टाइटल्स के लिए लड़ रही है, स्पेशली प्रीमियर लीग टाइटल्स के लिए और चैंपियंस लीग टाइटल के लिए। नो ऑल्दो प्रीमियर लीग में सब लोग कह रहे हैं आर्सेनल जीत जाएगी, इसकी हम बात करेंगे। आर्सेनल जीत सकती है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ऑल्दो वो इतना अच्छा नहीं खेली इस मैच में, वो फिर भी कंटेंडर है, और उनके पास प्लेयर्स है और उनके पास क्वालिटी और स्मार्टनेस है कि वो कहीं भी आर्सेनल की एक स्लिप अप को बीट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आर्सेनल को भी अपना गेम प्ले मोमेंटम मेंटेन रखना पड़ेगा, सो दैट वो अपनी 5 पॉइंट की लीड बढ़ा सकें, क्योंकि अभी भी बहुत गेम्स बचे हैं, और मैनचेस्टर सिटी कभी भी इस टूर्नामेंट में सीएल में और पीएल में वापस आ सकती है। तो इस मैच में उन्होंने कुछ खास नहीं खेला, थोड़े बहुत अटैक किए, थोड़े बहुत गोल चांसेस जनरेट की, अपनी चांसेस नहीं ली। इवेंचुअली उनको पेनल्टी मिली जो अर्लिंग हालैंड ने लेके उनको एक गेम जिता दिया। इसमें ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं, ये एक्सपेक्टेड था कि मैनचेस्टर सिटी जीतेगी, बट ये नहीं पता था कि वो चांस नहीं ले पाएगी। तो ऑल्दो वो इतना अच्छा नहीं खेले, इतना कुछ खास नहीं खेले, पर उन्होंने इतना कर दिया कि जीत के उन्होंने आर्सेनल पे प्रेशर बना के रखा हुआ है। तो ये थी मैनचेस्टर सिटी की बात। अब मैं बात करता हूं एक और टीम की जिसका पूरा सीजन टॉप से टर्वी जा रहा है। मैं बात करूंगा इसकी स्पर्स की। ना स्पर्स के साथ क्या हो रहा है, कोई मैच वो जीत रही है, कोई मैच वो हार रही है, कोई मैच जीत रही है, कोई मैच हार रही है। अभी वो चैंपियंस लीग से बाहर हो गई, एसी मिलान से हार गई 1-0 से। फिर तो स्पर्स ने अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-1 से हरा दिया, और पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कभी वो बिल्कुल ही बेकार खेल रही है, जैसे उन्होंने चैंपियंस में बिल्कुल ही बेकार खेला, कुछ कर नहीं पाए। केन सॉन कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल ही डल और बोरिंग गेम प्ले दिखाया। और उसके बाद सडनली केन और सॉन फॉर्म में आ गए, और उन्होंने गोल करके इनको एक ये वाला मैच जिता दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 3-1 से। तो स्पर्स का भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक ऐसा लग रहा है उनका सीजन भी ना उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि वो 4th प्लेस से ज्यादा नहीं आ सकते आगे, क्योंकि जो टॉप 3 प्लेसेस हैं वो तो इन्होंने सिक्योर कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। अपना आर्सेनल, मैन सिटी और मैन यूनाइटेड ने 4th प्लेस के लिए फाइट होगा, जिसमें स्पर्स रहेगा और चैंपियंस लीग पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इस सीजन के बाद कॉन्टे का क्या होता है, केन का क्या होता है, सब डाउट में है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है। केन कहाँ क्या करने वाले हैं, केन कहीं जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले, कुछ उनका समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी टीम्स इंटरेस्टेड हैं केन में। अरे केन का आई थिंक लास्ट चांस है कि वो कहीं जा सकते हैं, और अभी कॉन्टे का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं, क्योंकि दोनों अब कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें। क्योंकि ऐसा सब दोनों को ऐसा लग रहा है कि स्पर्स में वो कुछ जीत नहीं पाएंगे और हमेशा टॉप 4 के लिए फाइट करते रहेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये पैची फॉर्म कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। जब केन और सॉन फॉर्म में होते हैं तो स्पर्स अच्छा खेलती है और जीत जाती है, दे स्कोर गोल्स। बट अगर केन और सॉन नहीं स्कोर करते तो स्पर्स हार जाती है। इट्स अ वेरी वियर्ड टाइप ऑफ अ सीजन where the only thing left to fight for Spurs is the 4th place in PL। अब चैंपियंस लीग से भी बाहर हो चुके हैं, सब जगह से बाहर हो चुके हैं, तो यही बचा है PL, इसी में ही कुछ कर पाएंगे, और वो भी 4th प्लेस ही बची है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू स्पर्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू कॉन्टे एंड केन इन द एंड ऑफ द सीजन। आई थिंक एंड ऑफ द सीजन तक तो किसी तरीके से टिका जाएंगे, लेकिन उसके बाद देखते हैं दोनों किधर जाते हैं। तो ये हो गई स्पर्स की बात। नाउ वी टॉक अबाउट आर्सेनल। आर्सेनल ने फुलम को हरा दिया 3-0 से, बहुत ही बढ़िया खेला। अगेन मार्टिन ओडेगार्ड वाज द मैन ऑफ द मैच, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया। एक और बंदा ने जिसने बहुत अच्छा खेला वो थे आपके ये एंड्रो ट्रोसार्ड ने, और ने भी काफी अच्छा खेला।
लिएंड्रो ट्रोसार्ड ने भी काफ़ी अच्छा खेला, अच्छे असिस्ट दिए और 3 गोल करके आर्सेनल आसानी से जीत गया। पूरा मैच उन्होंने डोमिनेट किया और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ फिर से 5 पॉइंट्स की बढ़त ले ली। अगर आर्सेनल ऐसे ही खेलता रहा तो आर्सेनल इस बार पीएल ज़रूर जीतेगा। वो अभी इसमें भी है, यूरोपा लीग में भी है, तो देखते हैं कि वो भी जीतेगा या नहीं। बट आर्सेनल इज प्लेइंग अ फैंटास्टिक फुटबॉल और स्पेशली मार्टिन ओडेगार्ड और ये लिएंड्रो ट्रोसार्ड भी आके अच्छे टिक गए हैं एंड दे आर डूइंग इमेंस थिंग्स फॉर आर्सेनल। आर्सेनल लुक्स टू बी द साइड टू बीट। तो देखते हैं कि आर्सेनल जीतेगा या मैनचेस्टर सिटी। मैं ज्यादा इस मैच की बात नहीं करूंगा। इट वाज अ टोटल डोमिनेशन बाय आर्सेनल एंड दे वन इट वेरी इजीली 3-0 से। एंड फुलम कुछ कर ही नहीं पाई, ज्यादा उनके प्लेयर्स कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। थोड़े बहुत अटैक्स उन्होंने किए बट इट वॉज इन वेन। आपको पता ही है गोल्स भी किसने किए। मार्गेलस ने गोल किए, मार्गेलस ने गोल किया है, मार्टिनेली ने गोल किया है और आपके जो कैप्टन हैं ओडेगार्ड उन्होंने गोल करके आर्सेनल को इजीली इस मैच में जिता दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कुछ बोल रहे थे कि अब आर्सेनल को सिर्फ आई थिंक कुछ विन्स चाहिए, कुछ पॉइंट्स चाहिए जीतने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं मैनचेस्टर सिटी उन्हें कितना कंपटीशन दे पाती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द अपकमिंग डेज। लेकिन अभी फेवरेट्स टू विन द पीएल इज आर्सेनल। Now after this, I'm going to talk about a few talking points that happened this week. ठीक है, तो कुछ टॉकिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो इस हफ्ते हुए हैं। तो पहला टॉकिंग पॉइंट है पीएसजी। स्पर्स के बारे में तो बात कर ही ली थी। पीएसजी द फर्स्ट मेजर टीम टू बी आउटेड इन द चैंपियंस लीग। अब पीएसजी पता नहीं एक अजीब सी टीम है जिसके पास हमेशा सुपरस्टार्स होते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा होता है, स्ट्रक्चर अच्छा होता है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन वो कभी भी चैंपियंस लीग में अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाती। पीएसजी को बायर्न ने हरा दिया चैंपियंस लीग में। बायर्न एक सुपर टीम है, बहुत जबरदस्त गेम खेल के कंट्रोल करके बायर्न ने अपने होम गेम में पीएसजी को बुरी तरीके से हरा दिया। ऑल्दो स्टार्टिंग में पीएसजी ने अच्छी शुरुआत की थी, एम्बापे, मेसी और उनके प्लेयर्स ने काफी अच्छे अटैक्स भी किए, लेकिन एक बार जब उनके अटैक्स को नलिफाई किया गया, स्पेशली दैट सेव फ्रॉम डी लिक्ट वाज सुपर्ब। जब ऐसे सेव करके उनके अटैक को नलिफाई किया गया, उसके बाद बायर्न ने अपनी ट्रू क्लास दिखाई और धीरे धीरे गेम को कंट्रोल किया, 2 गोल किए और गेम एग्रीगेट में जीत के आगे चैंपियंस लीग में अपनी जगह बना ली। PSG became the first big team, the first major team जो फेवरेट से to be ousted by Bayern। और अब PSG का देखते हैं क्या होगा, क्योंकि PSG is banking on कि वो चैंपियंस लीग जीतेगी, लेकिन हमेशा वो चैंपियंस लीग में हार जाती है। तो अब पता नहीं क्या होगा, एम्बापे कितना रहेंगे, मेसी वहां कितना रहेंगे, कुछ पता नहीं है। नेमार को भी इंजरी हुई हुई है, अभी नेमार का भी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। तो what will happen to PSG, nobody knows, but they have again squandered a chance to go into the further stages of the Champions League। तो Champions League से PSG बाहर हो गई है, ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था। एंड द इनएबिलिटी टू स्कोर गोल्स इज वरीसम फॉर PSG। और तो मैं तारीफ करना चाहूंगा डी लिक्ट और बायर्न के डिफेंडर्स की, लेकिन पीएसजी को ज्यादा अच्छा खेलना चाहिए था और मेरे हिसाब से शुरू में उन्होंने अटैक किया था, उनको ये गेम खत्म कर देना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया तो बायर्न ने कंट्रोल लिया। नागल्समैन ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए टू नलिफाई द अटैक, देन टेक कंट्रोल एंड देन स्कोर योर गोल्स एंड बी डिफेंसिव। वही टैक्टिक को उन्होंने पूरी तरीके से फॉलो किया एंड दे टुक आउट पीएसजी फ्रॉम द चैंपियंस लीग। तो पीएसजी was the first team, is the first team to get out of the Champions League। और देखते हैं अब PSG के साथ आगे क्या होगा। तो ये था फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट। अब सेकंड टॉकिंग पॉइंट है केन के साथ क्या होने वाला है। जैसे अभी स्पर्स की बात की थी, तो अभी बहुत स्पेकुलेशन चल रही है कि अब केन क्या करेंगे, फाइनली क्या डिसीजन लेंगे। ना केन हो गए हैं ओल्ड, केन ने बहुत जबरदस्त तरीके से स्कोर्स किए हैं सब जगह के लिए,
अपनी कंट्री के लिए, स्पर्स के लिए, लेकिन कहीं भी वो कुछ मेजर ऑनर्स या मेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम जो है वो केन की तरफ देख रही है, एक गोल स्कोरर की तरफ देख रही है, चेल्सी भी देख रही है गोल स्कोरर की तरफ। क्या केन मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी सी टीम ज्वाइन कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि केन के पास आई थिंक ये लास्ट चांस होगा कि वो कहीं अच्छी टीम में जाके कुछ सिल्वरवेयर जीत सकते हैं। अगर वो किसी दूसरी टीम में जाएंगे वहां उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे किसी टाइप का सिल्वरवेयर जीतने के लिए। अदरवाइज वो ऐसे प्लेयर रह जाएंगे जो इतने अच्छे होने के बावजूद भी कोई सिल्वरवेयर नहीं जीत पाए। बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है ट्रांसफर मार्केट में कि केन जा सकते हैं, केन और कॉन्टे में से कोई एक जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इस समय केन के लग रहे हैं कि केन स्पर्स छोड़ के जा सकते हैं। ये बहुत ही बिग ब्लो होगा स्पर्स के लिए, लेकिन केन को जैसे कि ट्रॉफीज नहीं मिल रही स्पर्स में, केन के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि स्पर्स में वो टिके रहे। तो होपफुली केन देखते हैं कहां जाते हैं। बहुत सारी टीम्स हैं, उनको पता लगेगा कि केन मार्केट में है, दे इज इंटरेस्टेड टू गो। बहुत सारी टीम सर्कुलेट करने लगेंगी और देखेंगी कि केन को वो खरीद सकती हैं या नहीं। उनका प्राइस टैग, ऑल्दो उनकी एज हो चुकी है अब काफी, लेकिन उनका प्राइस टैग अभी भी हाई रहेगा, क्योंकि अभी भी ही इज अ गुड गोल स्कोरर हु कैन गिव यू 3 to 4 गुड ईयर्स एंड विन यू लॉट ऑफ चैंपियनशिप्स, स्पेशली इफ ही गोज टू अनदर टीम, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, चेल्सी हो गई। वहां पे वो गोल करके टीम को एक अच्छी पोजीशन पे दे सकते हैं और चैंपियनशिप जीतने में हेल्प कर सकते हैं। तो केन अभी भी हाई सीलिंग प्लेयर हैं, इवन दो हिज एज इज गोइंग अप, लेकिन स्टिल व्हेन ही गोज आउट हिज प्राइस टैग वुड बी क्वाइट हाई। और स्पर्स ऐसे भी जाने नहीं देगी उनको इतनी जल्दी, स्पर्स कुछ ना कुछ तो करेगी उनको रोकने के लिए, बट आई थिंक अब केन नहीं रुकने वाले। तो केन का जाना, कहां जाएंगे केन स्पेशली इन द ट्रांसफर विंडो, ये बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। एंड लेट्स सी वेयर ही एंड्स अप, बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर हु डिजर्व्स टू विन एटलीस्ट अ फ्यू ट्रॉफीज बिफोर ही रिटायर्स। तो देखते हैं केन कहां जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड टॉकिंग पॉइंट की, है इटालियन लीग, नेपोली डोमिनेंस एंड क्वाराटोना। क्विचा क्वाराटस्खेलिया एक ऐसे प्लेयर बनते जा रहे हैं जिनकी डिमांड सब जगह बढ़ती जा रही है। हिम अलोंग विद विक्टर ओसिमन ने इस नेपोली साइड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेट कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेट क्यों बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्म कर दिया है और उसको बना दिया है द फोर्स टू रेकन विद, स्पेशली इन दिस ईयर्स चैंपियंस लीग। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि सारी टीम नेपोली से खेलने में डर रही है। अपने सेरिया में तो उन्होंने कंप्लीट डोमिनेशन दिखा के उसको 18 पॉइंट से क्लियर कर दिया है एंड दे हैव बिकम क्लियर फेवरेट्स टू विन सेरिया। लेकिन उसके अलावा जो चैंपियंस लीग में अपना डिस्प्ले दिखा रहे हैं वो की बहुत ही अमेजिंग है। एंड बाय द वे, क्विचा क्वाराटस्खेलिया का जो गोल था स्पेशली अगेंस्ट एटलांटा, जो सेकंड गोल था जहां उन्होंने 8 प्लेयर्स को बीट करके गोल किया, दैट वाज समथिंग अमेजिंग। दिस गाय वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इफ मैनेज्ड प्रॉपर्ली बाय एनी अदर टीम जो इसको आगे लेने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है अब विक्टर ओसिमेन और क्विचा क्वाराटस्खेलिया कहीं ना कहीं जाएंगे। ऑल्दो विक्टर ओसिमेन ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि वो पीएल में खेलना चाहते हैं, और क्विचा क्वाराटस्खेलिया ने ये बताया है कि वो एक रियल मैड्रिड फैन है। तो देखते हैं वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि कहीं भी जा सकते हैं वो, लेकिन जहां भी जाएंगे अगर उनको ठीक से मैनेज किया गया, स्पेशली इन दोनों प्लेयर्स को और क्विचा क्वाराटस्खेलिया को, नाम याद रखना क्विचा क्वाराटस्खेलिया, इनके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएंगे, प्लेयर प्रोफाइल भी करेंगे। ये बंदा जो है ना, ये आगे बहुत अच्छा निकल के जाएगा। दिस गाय इज स्पेशल एंड ही नोज इट, नापोली फैंस नो इट एंड अदर टीम्स नो इट। सो दिस ट्रांसफर मार्केट में ध्यान रखना कि क्विचा क्वाराटस्खेलिया और विक्टर ओसिमेन कहां कहां जाएंगे। बाय द वे, नापोली की दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट नापोली टीम्स इन अ लॉन्ग वाइल एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग ग्रेट इन सीरिया। उन्होंने सीरिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, 18 पॉइंट से बीट कर दिया है और वो सीरिया के तो चैंपियन बन ही गए हैं। और देखते हैं वो चैंपियंस लीग में कहां जाते हैं, कौन सा उन्हें ड्रॉ मिलता है और कितना आगे जा पाता है, क्योंकि वो अंडरडॉग्स हैं, वन ऑफ द फेवरेट टीम्स अलॉन्ग विद बायर्न एंड बायर्न एंड मैनचेस्टर सिटी टू विन द चैंपियंस लीग। तो होपफुली नापोली काफी आगे जाएगी, बिकॉज आई वांट देम टू गो टू
और उनके अगर आप मैचेस जरूर देखना, अगर आप सीरिया नहीं भी देखते हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि गो एंड सी देयर मैचेस एंड सी हाउ दे प्ले एंड सी हाउ क्वाराटस्खेलिया एंड विक्टर ओसिमन वर्क टुगेदर to create so many chances and so many goals for Napoli. See how they control the matches from the midfield and pick out their wingers and strikers at the front. तो आप ध्यान से देखना, मैं इसके बारे में भी टैक्टिक्स वाले उसमें बात करूंगा, वो सीरीज भी आने वाली है, उसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशंस कर रहा हूं, वो सीरीज भी आएगी. लेकिन कीप अ वॉच फॉर नापोली. नापोली इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक टीम. नापोली इज अ फैंटास्टिक टीम. और मुझे बड़ी खराब लग रहा है ये सोचते हुए कि अगले साल नापोली बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी. अगर खुशा क्वाराटस्खेलिया और विक्टर ओसिमन चले गए तो होप ये होगा कि उनको मोमेंटम उनका थोड़ा सा रुक जाएगा. बट कीप अ वॉच फॉर दीज टू प्लेयर्स एंड कीप अ वॉच फॉर नापोली बिकॉज दिस ईयर they are going to do something special in a Champions League. I have an inkling about this. तो देखते हैं कि क्या होता है नापोली का, और इसके बारे में हम पूरा वीडियो बनाएंगे, खुशा के ऊपर भी बनाएंगे एंड हम लोग नापोली की टैक्टिक्स के ऊपर भी बनाएंगे, स्पेलेटी की टैक्टिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे. तब तक के लिए आप इस न्यूज को एंजॉय करो. तो ये था एक और टॉकिंग पॉइंट. अब हम बात करेंगे हमारा फोर्थ टॉकिंग पॉइंट की, जो कि था कैसेमीरो रेड कार्ड इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रॉ. मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैंने बात नहीं की थी क्योंकि मैं कैसेमीरो के रेड कार्ड और रेफरिंग की और वार की कंबाइंड बात करना चाह रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे हिसाब से वाज रॉब्ड. देयर वर डिसीजंस व्हिच फेल्ट लाइक कुड हैव गॉन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वे. ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2 इंजरीज हो गई. द प्लेयर्स वर मतलब जो प्लेयर्स के लिए साथ जो हुआ वो भी बहुत खराब था. और कैसेमीरो को जो रेड कार्ड मिला वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनफेयर था. द वे कैसेमीरो प्लेज, लगता है कि वो रेड कार्ड उनसे आएगा, लेकिन रियल मैड्रिड में उनको कोई भी रेड कार्ड नहीं मिला. और यहाँ पे अब 2 रेड कार्ड मिल गए जिनके चक्कर में वो 4 मैचेस के लिए और बैन हो गए हैं. तो वेरी सैड डे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. उनके एरिक्सन को इंजरी हो गई, गार्नाचो को इंजरी हो गई और उनके इसको कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला. तो बहुत ही खराब हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. ड्रॉ हो गया. टेन हाग वाज नॉट हैप्पी एट ऑल एंड ही टोल्ड डायरेक्टली इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अगर ऐसा ही सब लोग खेलेंगे तो प्लेयर्स को रूल ही कंफ्यूज जाएंगे, प्लेयर्स भूल जाएंगे कैसे खेलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा वो कब फाउल कर रहे हैं या नहीं. तो इट्स वेरी वेरी बैड थिंग. ये गलत चीज है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो एंड यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फुटबॉल. और मैं स्पेशली इसके लिए बात करना चाहता हूँ वार की. मैंने ये इशू, ये मैच इसलिए बाद में रखा था और कैसेमीरो की पेनल्टी मैंने इसलिए बाद में रखी थी बिकॉज़ आई वांटेड टू टॉक अबाउट वार. वार बहुत ही इनकंसिस्टेंट मैकेनिज्म रहा है. वार में दिक्कत क्या हो रही है कि वार को जो मैनेज कर रहे हैं और जिन्होंने रूल बनाए हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है, या उन्होंने एक दूसरे को रूल्स कन्वे ठीक से किए नहीं है. प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रूल्स के हिसाब से कुछ और बोला जाता है, लेकिन वार में इतनी इनकंसिस्टेंसी आ रही है कि ऐसा नहीं लग रहा कि सारे रेफरीज को कोहेरेंटली बताया गया है कि वार को कैसे यूज करना है. नाउ वार हैज बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन गेम्स लाइक क्रिकेट, रग्बी, टेनिस. तो फुटबॉल में इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो वार को ऑपरेट करने वाले लोग हैं और जो वार को चलाने वाले रेफरीज हैं, उनका ऐसा लग रहा है ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ है, ठीक से उनको बताया नहीं गया है, ट्रेनिंग नहीं दी गई है. इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वार में. तो होपफुली वार वुड बी सॉर्ट आउट और इनकंसिस्टेंसीज हट जाए, क्योंकि एक जगह फाउल होता है उसमें रेड कार्ड दे दिया जाता है या गोल दे दिया जाता है, एक जगह सिमिलर सॉर्ट ऑफ फाउल होता है जिसमें कुछ नहीं दिया जाता. इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी की वजह से वार को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है. सब लोग यही कह रहे हैं इससे अच्छा तो आप ऑन फील्ड रेफरी को ही डिसीजन मेकिंग पावर दे दो. वार का क्या करना जब वार इतना इनकंसिस्टेंट है. अगर आपने देखा होगा कैसेमीरो का वो चैलेंज और उसके बाद आपने जाओ फिलिक्स पे चैलेंज देखा होगा, सिमिलर सॉर्ट ऑफ चैलेंज थे, एक में कार्ड मिला एक में नहीं मिला. तो बहुत ही कंफ्यूजन है कि कौन से चैलेंजेस में कौन सा कार्ड मिलेगा या कौन सा नहीं देगा. इवन दो वार में बहुत सारे एंगल्स देखने को मिलते हैं, फिर भी रेफरीज इतनी मिस्टेक कर रहे हैं वार के होने के बावजूद भी. दे आर गिविंग रॉन्ग डिसीजंस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. आई थिंक प्रीमियर लीग को देखना पड़ेगा कि वार को कैसे ठीक से यूटिलाइज किया जाए, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि इस सीजन तो जब अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं वो हो गई हैं, जो ऐसी टेक्नोलॉजी चली गई है वो चली गई है, लेकिन दे हैव टू सॉर्ट दिस वार इशू आउट एज बिफोर द नेक्स्ट सीजन स्टार्ट्स.
वार में जितनी इनकंसिस्टेंसी आ रही है, आई थिंक जितने भी रेफरीज हैं उनको एक साथ बुला के प्रॉपरली रूल्स बता के अंडरस्टैंड करके वार को ठीक से मैनेज करने का टाइम आ गया है. तो आई फील दैट राइट फॉर राइट नाउ, मेरा ये ओपिनियन है कि फॉर राइट नाउ दिस सीजन दे शुड गिव फुल पावर टू द रेफरीज को लेने दो डिसीजंस, चाहे वो जैसे भी ले रहे हैं. वो जितनी मिस्टेक्स करते थे वार से तो कम ही करते थे, और वार को सिर्फ ऑफसाइड के लिए रखो, और नेक्स्ट सीजन वार को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ट्रेनिंग को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, और जितने भी रेफरीज हैं उनको बुला के एक प्रॉपर सेशन दिया जाए वार को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे ढंग से मैनेज करते हैं. तो इसीलिए माय ओपिनियन इज कि वार को बहुत लिमिटेड रहने दो इस सीजन में, एंड देन फिगर आउट अ वे टू इनकॉर्पोरेट वार प्रॉपरली, सो दैट इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज ना हो कि किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है. कंसिस्टेंट डिसीजंस हो और सारी टीम्स और सारे प्लेयर्स को सफर ना करना पड़े. तो गाइस ये था मेरा वार पे ओपिनियन, और इसके बाद हम एक फाइनल टॉपिक की बात करते हैं और इस एपिसोड को एंड करते हैं. वो है ग्रैहम पॉटर. ग्रैहम पॉटर को बहुत कुछ झेलना पड़ा अभी रिसेंट में. ग्रैहम पॉटर को मैंने भी बोला कि वो फिट नहीं है, और लोगों ने भी बोला वो फिट नहीं है चेल्सी. आई एम स्टिल रिजर्व्ड अबाउट इट. आई डोंट थिंक सो ही इज स्टिल गुड इनफ फॉर चेल्सी. बट पिछले 3 मैचेस में उन्होंने दिखाया है कि अगर वो ठीक से अडेप्ट करेंगे, ही कैन एटलीस्ट बिकम अ मेंटोर, अ गाइड, जो उनको एक प्लेइंग स्टाइल की तरफ ले जाएंगे. बाद में चेल्सी दूसरे कोच को हायर करेगा या क्या करेगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. अभी के लिए लेकिन ग्रैहम पॉटर ऐसे मैनेजर बन सकते हैं अगर वो थोड़ी चेंज दिखाएं अपने आप में, जिससे कि वो एक प्लेइंग स्टाइल ला सकते हैं, एक बड़ी टीम को मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर भी कर सकते हैं. लास्ट के 2 मैचेस में उन्होंने पैटर्न्स ऑफ प्ले भी दिखाए, उन्होंने कंसिस्टेंट सिस्टम दिखाया, कंसिस्टेंट प्लेयर की हायरिंग दिखाई, राइट सब्स्टिट्यूशन करे, हर चीज वो वैसी करी जिसकी वजह से चेल्सी ने पैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और गेम को आगे तक ले गए. Now, Graham Potter has tremendous players that he himself can improve and bring the best out. आपने देखा होगा इन प्लेयर्स को अगर कैपेबिलिटी दिखाने का मौका मिले तो जाओ फीलिक्स, काई हैवर्ट्स, मिखाइलो मुड्रिक, एंजो फर्नांडिस, वेस्ली फोफाना जैसे प्लेयर्स क्या फॉर्म में आ सकते हैं. ऐसी टीम किसी मैनेजर को मिल जाए वो खुश हो जाएगा. तो ग्रैहम पॉटर को खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाते हैं, एंड ही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स. बिकॉज अगर ये प्लेयर क्लिक करेंगे ना तो ग्रैहम पॉटर के लिए भी अच्छा होगा और चेल्सी के लिए भी अच्छा होगा. तो क्या ग्रैहम पॉटर ने टर्न अराउंड कर दिया है? अभी कह नहीं सकते, अभी तो सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं एंड आई स्टिल हैव डाउट्स ओवर ग्रैहम पॉटर. लेकिन अगर ग्रैहम पॉटर ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, ऐसे जज्बा दिखाते रहे, ऐसे अच्छे चेंजेस करते रहे, प्लेयर्स को मोटिवेट करते रहे, एक अच्छा सा एक सिस्टम बना के खेलें, तो इन प्लेयर्स में धीरे धीरे खेल के एक दूसरे की आदत पड़ जाएगी एंड दे विल परफॉर्म बेटर बिफोर ही गेट्स अ फुल प्री सीजन विद दिस प्लेयर्स. तो गाइज देखते हैं ग्रैहम पॉटर कितना आगे ले जाएंगे चेल्सी के इस मोमेंटम को, छोटे से मोमेंटम को, और क्या ग्रैहम पॉटर आगे सिक्योर रह पाएंगे या नहीं. आई थिंक वो अभी के लिए रहेंगे बिकॉज ही नाउ विल बी एबल टू सिक्योर 43 या 50 पॉइंट्स के आसपास and finish season on 5th or 6th place. So I think this would be enough for him to give him one more preseason to see how he manages all these players. देखते हैं क्या होता है, कितना आगे तक चेल्सी जाती है प्रीमियर लीग में और चैंपियंस लीग में, और क्या ग्रैहम पॉटर अपना सीजन और अपनी प्लेस बचा पाते हैं एज अ चेल्सी कोच. तो गाइस ये थे हमारे कुछ ओपिनियंस, ये था हमारा आज का एपिसोड. हम आपसे भी आपके ओपिनियंस चाहते हैं और आपके इस रिस्पॉन्स को, जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिलने लग गया है कुछ वीडियो से, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूं. आप और रिस्पॉन्स दो, हमारे सब्सक्राइबर भी बनो. कीप फॉलोइंग, लाइकिंग, शेयरिंग आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप लाइकिंग आवर चैनल विच इज कॉल्ड मिस्टर फुटी क्यूरियस फॉर इन यूट्यूब. तो गाइस यहां पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, it's bye from my side. See ya.